हेलो दोस्तों, वी एंड वी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। यूपीएमआरसी इलेक्ट्रिकल मेंटेनर के अपने कल 50 क्वेश्चन कर दिए थे। आज 51 से लेकर 75 तक करेंगे। इसके अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं टोटल। इसमें 75 क्वेश्चन ट्रेड संबंधी होते हैं और 25 क्वेश्चन जो रहते हैं वो जनरल नॉलेज, मैथ्स उनके रहते हैं। तो अभी अपने अपने ओनली ट्रेड संबंधी ही क्वेश्चन करेंगे। बाकी आप मैथ वगैरह को खुद से ट्राई करना, वही होता है। और वीडियोस को साथ में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए यूट्यूब चैनल को, फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। कोई डाउट लगे क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में टाइप करना, उसका सोल्यूशन कराएंगे। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर अपने पास 50 कर दिए थे कल, आज 51 से स्टार्ट करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है, 3 चरण वाली इंडक्शन मोटर का रोटर किस पर घूमता है? किस पर घूमता है? सिंक्रोनस मोटर के अंदर अगर अपने बात करें, 1 सेकंड इसका थोड़ा। 3 चरण इंडक्शन मोटर के अंदर जो स्टेटर बॉडी रहती है, इसका तो पता ही है। स्टेटर जो बॉडी होती है ये तो घूमती तो नहीं है, तो इसकी स्पीड जो रहेगी 0 आरपीएम की रहेगी। ओके, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड रहती है वो सिंक्रोनस गति से घूमता है। एयर गैप में जो मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है इसकी स्पीड होती है सिंक्रोनस स्पीड। रोटर मैग्नेटिक फ्लक्स इसकी स्पीड रहती है सिंक्रोनस स्पीड। रोटर बॉडी की जो स्पीड रहती है इसकी स्पीड रहती है NR। ओके, तो इंडक्शन जो अपने पास मोटर होती है, इंडक्शन मोटर के अंदर रोटर की गति हमेशा नो लोड पर, अगर अपने बात करें इसके अंदर स्लिप देख लेते हैं पहले। स्लिप वो भी नो लोड के ऊपर। ओके, तो इसके अंदर स्लिप की वैल्यू रहती है 1.5% से लेकर 2.5% के मध्य। और जो फुल लोड पर स्पीड रहती है स्लिप की वैल्यू, और फुल लोड पर स्लिप की बात करें तो ये 2.5% से लेकर 5% के मध्य रहती है। ये जो स्लिप होती है ये मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड स्टेटर की और रोटर के मध्य जो स्पीड रहती है, इन दोनों का अंतर रहता है, वो भी आरपीएम में। ओके, इसको हटाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसको अपने अगर स्लिप को आरपीएम में ज्ञात करना चाह रहे हैं तो लिखेंगे सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति। अगर इसको अपने फ्रैक्शन भिन्न में ज्ञात करना चाह रहे हैं तो लिखेंगे सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति अपॉन में सिंक्रोनस गति। और इसे प्रतिशत में ज्ञात करना चाह रहे हैं तो लिखेंगे सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति अपॉन में सिंक्रोनस गति गुणा 100। ओके, तो इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना, इंडक्शन मोटर के अंदर जो सिंक्रोनस गति रहती है उससे कम रहेगी रोटर गति की वैल्यू। ओके, तभी ये मोटर रन करती है। दोनों स्पीड सेम स्पीड से चलेंगे तो मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग होगा। इंटरलॉकिंग के कारण रोटर में बैक ईएमएफ की वैल्यू 0 हो जाएगी, बैक ईएमएफ से टॉर्क 0 हो जाएगा और मोटर रुक जाएगी। यह जो कारण होता है इसे कॉगिंग कहते हैं। इन कारणों से बचने के लिए स्टेटर टीथ और रोटर टीथ एक समान नहीं रखे जाते। और दूसरा रीजन रहता है अपने पास, रोटर के अंदर जो बार्स डाली जाती है ये स्क्यूड होती है। ओके, इसे तिरछा रहती है रोटर बार। ओके दोस्तों, अभी अपने पास क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, समकालिक गति से कम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 52। डीसी मशीन का टॉर्क और आर्मेचर करंट विशेषता को कहा जाता है, क्या कहेंगे? लोड करेक्टरिस्टिक्स होती है, स्पीड करेक्टरिस्टिक्स रहती है, या मैकेनिकल होती है, या इलेक्ट्रिकल? तो टॉर्क और आर्मेचर करंट जो रहता है ये इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स रहती है। आपने इसके अंदर बात करें नो लोड पर, तो ये अपने नो लोड के अंदर बैक ईएमएफ और फील्ड करंट रहता है। मैग्नेटाइज करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये बैक ईएमएफ और अपने पास फील्ड करंट रहता है। नो लोड को ही मैग्नेटाइजेशन करेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं अपने। इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इंटरनल के अंदर होता है अपने पास बैक ईएमएफ और आर्मेचर करंट। एक्सटर्नल की बात करें, एक्सटर्नल रहता है बैक ईएमएफ और एक्सटर्नल के अंदर होता है अपने पास टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट। और लोड सैचुरेशन कर्व की बात करें, लोड सैचुरेशन, तो ये टर्मिनल वोल्टेज एंड फील्ड करंट के मध्य रहता है। अभी अपने पास आंसर हो जाएगा 52 नंबर का डी। क्वेश्चन नंबर 53। एन टाइप के अर्धचालकों में अधिकांश वाहक कहाँ से चलते हैं? पी टाइप रहता है, पी टाइप के लिए अपने ट्रिवेलेंट ट्रिवेलेंट मटेरियल बनाते हैं और एन के अंदर मिलाते हैं, और एन के लिए पेंटावलेंट पेंटावलेंट मटेरियल्स मिलाते हैं। ट्रिवेलेंट के अंदर पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको बता दिया कि ट्रिवेलेंट मटेरियल उन मटेरियल को कहा जाता है जिनके वैलेंस बैंड या आउटर ऑर्बिट या लोअर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या रहती है वो 3 हो। ओके। पेंटावलेंट वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी आउटर ऑर्बिट की बात करें या लोअर ऑर्बिट या लो लेवल ऑर्बिट की बात करें तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहती है 5। ओके। तो एन टाइप के जो रहते हैं और पी टाइप के जो अपने पास डोप्ड मटेरियल बनाते हैं अपने, तो इनके अंदर मेजोरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर, मेजोरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर। मेजोरिटी कैरियर के अंदर अपने पास पे टाइप के अंदर रहता है होल, क्योंकि चार का सेक्शन डिवाइड में एक खाली रह जाता है, उसे क्वार्टर कहते हैं या उसको होल कह देते हैं। तो इसके अंदर रहेगा होल और इसमें रहेगा इलेक्ट्रॉन। फिर माइनॉरिटी कैरियर में एन के अंदर जो पेंटावलेंट मटेरियल्स होते हैं एक अपने सेक्शन डिपेंड बनकर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में रहेगा, इसके कारण मेजोरिटी कैरियर की संख्या इलेक्ट्रॉन्स रहती है और माइनॉरिटी कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ओके। अभी मेजोरिटी कैरियर बहुसंख्यक पूछ रहा है, अधिकांश वाहक मतलब बहुसंख्यक, मेजोरिटी कैरियर्स माइनॉरिटी कैरियर्स मतलब अल्पसंख्यक। ओके। मेजोरिटी कैरियर की बात कर रहा है एन टाइप के अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में टर्न करता है? इलेक्ट्रॉन चलता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, लोअर टू हायर पोटेंशियल की, लोअर टू लोअर, हायर टू लोअर, लोअर टू हायर पोटेंशियल की ओर। ऑप्शन नंबर रहेगा अपने पास डी। क्वेश्चन नंबर 54। एसी यदि एसी सप्लाई में आर्मेचर करंट, अरे यार कहाँ पे है? यदि एसी सप्लाई में लोड करंट और वोल्टेज एक ही चरण में है, इफ लोड इज सप्रेस द करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज इन एसी सप्लाई। ओके। तो इसके अंदर क्या होता है कि अपने रेजिस्टिव लोड की बात करते हैं, इंडक्टिव लोड की बात करें और कैपेसिटिव लोड की बात करते हैं। तो जो रेजिस्टिव लोड होता है ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज के इन फेज में रहती है धारा। इंडक्टिव लोड की बात करें तो ये अपने पास वोल्टेज मानेंगे, तो वोल्टेज से धारा लेग करती है 90 डिग्री, 90 डिग्री लेग करेगी प्योर इंडक्टेंस के अंदर। ओके। प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर ये अपने धारा मानते हैं, तो इसके लेग करेगी वोल्टेज, वोल्टेज लेग करती है वो भी 90 डिग्री से। ओके।
तो अभी वोल्टेज के इनफेक्ट में कह रहा है कि चरण में है, तो इसके लिए अपने पास रहेगा प्योर ओमिक रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55। 55 दोस्तों, जो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किए थे उनके अंदर जो क्वेश्चन अपने को नहीं मिल रहे इसके अंदर, उसके उस एग्जाम उस पेपर में नहीं थे। एग्जाम में तो हुए थे लेकिन पेपर्स में जो डाउनलोड किया उसके अंदर नहीं मिले। देखेंगे कोई और पेपर मिला तो उसके अंदर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56। एसी इन एसी आपूर्ति प्रति सेकंड चक्रों की संख्या कहलाती है। तो प्रति सेकंड चक्रों की जो संख्या होती है वो होती है फ्रिक्वेंसी। अधिकतम से अधिकतम जो मान अपने रिकॉर्ड करते हैं वो एम्पलीट्यूड वैल्यू होता है। फेज एंगल रहता है वोल्टेज और धारा के मध्य। फेज एंगल जो रहता है वोल्टेज और धारा के मध्य रहता है। फेज डिफरेंस की बात करें तो जिस प्रकार थ्री फेज सिस्टम के अंदर दो फेजों के मध्य 120 डिग्री का है, उसी प्रकार रहता है। अभी अपने पास मैक्सिमम जो प्रति सेकंड चक्रों की संख्या होगी वो अपने पास फ्रिक्वेंसी कहलाती है। यूनिट इसकी हर्ट्ज में रहेगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 57। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन, तो नॉर्मल सी बात है जनरेटर होगा। इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल करेगी। मैकेनिकल करेगी अपने पास मोटर। कन्वर्टर जो होता है डीसी को एसी में भी कर सकता है, एसी को डीसी में भी कर सकता है। कन्वर्टर फिक्स नहीं लगता, लिखा भी कौन सा कन्वर्टर है। ट्रांसड्यूसर रहता है एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे यांत्रिक गति को इलेक्ट्रिकल में कर दिया, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कर दिया, यानी कि एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट करना ट्रांसड्यूसर का कार्य रहता है। क्वेश्चन नंबर 58। प्रत्यावर्ती आवर्ती प्रत्यावर्ती मात्रा का व्युत्क्रम क्या होगा। आवृत्ति की बात करता है, फ्रीक्वेंसी जो रहती है ये पीरियोडिक टाइम के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। ओके। ऑप्शन नंबर रहेगा बी। इसके अंदर क्या होता है कि अपने पास क्वेश्चन आ जाएगी किस फ्रीक्वेंसी, अपने पास कई फ्रीक्वेंसी दे दी तो किस फ्रीक्वेंसी का आवर्त काल न्यूनतम होगा। तो इसके लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अपने पास फ्रीक्वेंसी है इज इक्वल टू 1 अपॉन पीरियोडिक टाइम, एक दूसरे के अपोजिट है। आवर्त काल न्यूनतम होगा मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई रहेगी। आवर्त काल मैक्सिमम बता दिए तो फ्रीक्वेंसी कम रहेगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 59। जब एक मोटर रेटेड आर्मेचर वोल्टेज और रेटेड फील्ड करंट पर चलती है तो इसे किस प्रकार परिभाषित किया गया है। When a motor run at rated armature voltage and rated field current is it's defined as। तो ये मोटर की बेस स्पीड रहती है। फ्लक्स स्पीड की बात करें तो अपने ये सिंक्रोनस मोटर में कह सकते हैं कि फ्लक्स की जो स्पीड रहती है, चाहे स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे एयर गैप का फ्लक्स हो, चाहे रोटर फ्लक्स हो, तो सब में सेम स्पीड रहती है, सिंक्रोनस स्पीड। स्पीड रेगुलेशन की बात करें तो स्पीड रेगुलेशन ज्ञात करने के लिए अपने पास रहती है नो लोड पर गति माइनस फुल लोड पर स्पीड अपॉन में फुल लोड पर स्पीड गुणा 100। तो स्पीड रेगुलेशन प्रतिशत में ज्ञात कर सकते हैं। स्पीड रेंज जो अलग अलग रहती है, किसी मोटर की कितनी होगी तो किसी मोटर की कितनी। अपने पास यूनिवर्सल मोटर का आपको बताऊं तो 3000 से लेकर 14000 आरपीएम तक स्पीड रहती है। यूनिवर्सल मोटर की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल डीसी सीरीज मोटर की बनती होती है। एक हिसाब से डीसी सीरीज मोटर ही मान सकते हैं हमें। ओके। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो मोटर होती है डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर के अंदर गति इनफाइनाइट रहती है, जबकि एसी आपूर्ति पर यूज करते हैं तो उसकी गति रहती है 3000 से 14000 आरपीएम के मध्य। 3000 से लेकर 14000 आरपीएम होगी। तो इसकी गति संबंध नियंत्रण क्यों हो रही है, विंडेज एंड फ्रैक्शन लॉसेस के कारण हो रही है गति नियंत्रण। अगर डीसी सीरीज मोटर को एसी आपूर्ति पर अपने चलाते हैं, डीसी मोटर है उसको एसी सप्लाई दे दी,
तो कैसा व्यवहार करेगी? पावर फैक्टर की वैल्यू कम रहेगी, पावर फैक्टर लो होगा उसका, कम गति रहेगी। गति तो आपको बता ही दिया कि डीसी सीरीज मोटर है, उसको डीसी सप्लाई दे रहे हैं तो इनफाइनाइट उसकी स्पीड रहती है नो लोड पर। जबकि उसे लोड एसी सप्लाई पर लगाते हैं तो उसकी गति 3000 से 14000 आरपीएम के मध्य रहती है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60। किसी भी बाइनरी संख्या में सबसे अधिक बिट वाली बाएं का नाम क्या है? ओके, तो वो रहती है अपने पास मोस्ट सफिशिएंट बिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 टाइप ही नहीं है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊर्जा स्रोतों को ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत माना जाता है? पारंपरिक, पारंपरिक का मतलब है कन्वेंशियल, कन्वेंशियल एनर्जी सोर्सेज। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज वो होते हैं जो एक प्रकार किसी फ्यूल को यूज करने के बाद में वो फ्यूल जो होता है, फ्यूल को यूज कर लेते हैं, उसकी एनर्जी को यूज कर लेते हैं, उसके बाद में उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते। जबकि अपने भूतापीय के अंदर बात करें तो अमोनिया के रूप में अपने पास भूतापीय ऊर्जा यूज करते हैं। पवन ऊर्जा की बात करें तो विंड रहती है, इधर जाएगी फिर वापस आएगी तो यूज कर लेंगे। सौर ऊर्जा के अंदर सोलर की एफिशिएंसी आपको पता ही है, प्रति सेकंड अपने को काफी ज्यादा मिलती रहती है। और भारत के अंदर जो अपने पास एनर्जी पैदा होती है इसके अंदर, 1 सेकेंड, 5 से 7 KWH साल के अंदर 300 से, साल के अंदर 300 से लेकर 330 दिन, 330 डे प्रति, या आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रति मीटर स्क्वायर के अंदर रहता है। एक साल के अंदर 5 से 7 KWH 300 से लेकर 330 दिन एक साल के अंदर प्रति मीटर स्क्वायर के अंदर अपने को एनर्जी मिलती है सोलर से। दोबारा यूज में नहीं ले सकते, वो अपने पास कोयला रहता है। थर्मल पावर प्लांट जो है कन्वेंशियल एनर्जी सोर्सेज है, जबकि जबकि ये तीनों जो है नॉन कन्वेंशियल एनर्जी सोर्सेज है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 63। एसी ट्रांसमिशन सिस्टम डीसी ट्रांसमिशन की सिस्टम की तुलना में कुशल है। एसी ट्रांसमिशन सिस्टम आर efficient देन डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। तो इसका बताओ, डबल है, लेस है, हाफ है, मोर है, क्या है? इसी ट्रांसमिशन सिस्टम डीसी ट्रांसमिशन के सिस्टम की तुलना में कम कुशल होता है। डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में अपना ट्रांसमिशन करते हैं तो इसके अंदर सेंडिंग एंड पर जो फायरिंग पे जो अपने पास जो थायरिस्टर जो यूज में लिए जाता है उनको डीसी सप्लाई को, एसी सप्लाई को डीसी में किया जाता है, डीसी को रिसीविंग एंड पर वापस एसी में कन्वर्ट किया जाता है। तो फायरिंग करंट की वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री के मध्य रहती है, और सेंडिंग एंड पर 90 से लेकर 180 के मध्य फायरिंग करंट रखा जाता है। ओके, तीन प्रकार के आपको लिंक बता दिए, होम पोलर, होम पोलर, बाईपोलर और मोनोपोलर। बाईपोलर, होम पोलर के अंदर अपने पास दो कंडक्टर होते हैं, दोनों ही नेगेटिव पोलरिटी के रखे जाते हैं, दो कंडक्टर और दोनों ही नेगेटिव पोलरिटी के। ओके, बाईपोलर के अंदर दो कंडक्टर होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। मोनोपोलर के अंदर बात करें तो एक कंडक्टर रहता है, वो भी नेगेटिव पोलरिटी का। ओके, क्वेश्चन नंबर 64। जब एक मोटर चालू की जाती है तो आर्मेचर टर्मिनल पर विकसित काउंटर ईएमएफ होता है, कितना होता है? डीसी मोटर देखते हैं, डीसी जनरेटर की बात करते हैं। मैक्सिमम एफिशिएंसी की, डीसी मोटर के अंदर बैक ईएमएफ अगर टर्मिनल वोल्टेज की तुलना में हाफ है तो मोटर मैक्सिमम एफिशिएंसी देगी उस समय। ओके, बैक ईएमएफ इज इक्वल्स टू टर्मिनल वोल्टेज गुणा 1/2, या इसको लिख सकते हैं बैक ईएमएफ गुणा 2 इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज। ओके,
डीसी जनरेटर के अंदर टर्मिनल वोल्टेज की तुलना में बेक ईएमएफ अगर डबल है तो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। ओके, इसको लिखेंगे बेक ईएमएफ इज इक्वल्स टू टर्मिनल वोल्टेज गुना 2 या बेक ईएमएफ गुना 1/2 इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज। दोनों कंडीशन याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अभी अपने पास रहेगा हाफ, ऑप्शन नंबर बी 64 का बी, 65 टाइप ही नहीं, सॉरी। 66 नंबर क्वेश्चन है, नुकसान के कारण डीसी मोटर का शाफ्ट टॉर्क और उसके आर्मेचर टॉर्क से कम होता है। ये आपको पहले ही बता दिया है कि रोटेशनल लॉस के कारण ये ऐसी कंडीशन पैदा होती है कि जो अपने पास आर्मेचर टॉर्क रहता है और ये शाफ्ट टॉर्क से कम होने का रीजन यही है कि मोटर के अंदर रोटेशनल लॉस के कारण आर्मेचर शाफ्ट टॉर्क जो रहता है, 1 सेकंड यार, आर्मेचर टॉर्क जो होता है वो शाफ्ट टॉर्क से अधिक रहता है या शाफ्ट टॉर्क जो रहता है आर्मेचर टॉर्क से कम होता है। सही सिंबल लगाया था पहले, मैंने सोचा कहीं पर डाउट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 67, तार का कौन सा पैरामीटर बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाए? विच पैरामीटर ऑफ ए वायर शुड बी इंक्रीज्ड सो दैट द वोल्टेज ड्रॉप विल डिक्रीज? तार का कौन सा पैरामीटर आपने बढ़ा दे कि वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाए? अब कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस की बात करें, ये समानुपाती रहता है लेंथ के। रेजिस्टेंस जो समानुपाती होता है क्रॉस सेक्शन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के समानुपाती होता है और रजिस्टिविटी जो रहती है सबसे ज्यादा डिपेंड करती है पदार्थ के प्रकृति पर, नेचर्स ऑफ मटेरियल्स, पदार्थ की प्रकृति पर। रजिस्टिविटी के बारे में पूछे तो पदार्थ की प्रकृति पर मैक्सिमम डिपेंड करती है। अभी अपने इसकी बात करें कि पे कौन सा पैरामीटर बढ़ाएं। अगर रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आई गुना आर, वोल्टेज ड्रॉप है वो भी बढ़ जाएगा और इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा अपने पास। टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर का ही नहीं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और आई गुना आर वोल्टेज ड्रॉप जो है वो भी बढ़ जाएगा। क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस कम होगा तो आई गुना आर वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाएगा। तार पार अनुभाग क्षेत्र, ओके, वायर क्रॉस सेक्शन एरियाज। 67 का ऑप्शन नंबर रहेगा डी अपने पास। 68 क्वेश्चन नहीं है, 69 नंबर क्वेश्चन, एसी सर्किट ब्रेकर डीसी सर्किट ब्रेकर से अधिक होते हैं। चीपेस्ट वाले एसी सर्किट ब्रेकर का साइज भी कम रहता है और ये सस्ते भी रहते हैं, चीपेस्ट रहते हैं। एसी सर्किट ब्रेकर की बात करें तो एसी भी रहता है अपने पास। एयर सर्किट ब्रेकर नेचुरल एयर के कारण ये कॉन्टैक्ट्स को ओपन या क्लोज करता है। इसके अंदर मैक्सिमम जो वर्किंग वोल्टेज रहती है वो 600 वोल्टेज होती है और 160 एम्पियर्स के लिए यूज में आते हैं। और रेलवे के अंदर मैक्सिमम यूज किए जाते हैं। दूसरा रहता है ओसीबी, ऑयल सर्किट ब्रेकर। इसका यूज 11 केवी से लेकर 110 केवी तक के मध्य रहता है, 110 केवी के मध्य। एक ग्रेड का ऑयल यूज में लेते हैं। 100 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी तक काम में आता है। 100 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा है तो इसे डीसी पर भी यूज में ले सकते हैं। ओके, 1200 एम्पियर्स तक वर्क करता है। ओके, ओसीबी के बारे में कई बार क्वेश्चन आता है कि कम ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर यूज किया गया है तो इसका रीजन क्या है? इसके अंदर रीजन ये है कि सॉलिड इंसुलेशन उसके अंदर प्रोवाइड किया गया है। ओके, बात करते हैं एपीसीबी, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जो रहता है। करंट चॉपिंग एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के अंदर और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के अंदर, दोनों के अंदर मेन रीजन रहती है। करंट चॉपिंग रहता है रेंज 11 केवी से लेकर, व्यवस्था की नहीं जाती है, ऑटोमेटिक होती है। इसके अंदर 11 केवी से लेकर 1100 केवी के मध्य यूज में लेते हैं इसको, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को। एयर ब्लास्ट की बात करें तो इसमें जो पिच की जो आवाज होती है वो काफी दूर तक सुनाई देती है, इसीलिए एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कहते हैं।
इसके अंदर जो एयर रहती है 50 से लेकर 60 किलोग्राम पर सेमी स्क्वायर के हिसाब से एयर कंप्रेसिबल रहती है, जिसके कारण आग को बुझाया जाता है। ओके, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। अभी अपने देखते हैं एयर ब्लास्ट हो गया एमसीबी। एमसीबी के अंदर मैग्नेटिक मैग्नेटिक्स एंड थर्मल प्रोटेक्शन रहती है। थर्मल रिले को रिले डिले के नाम से भी जानते हैं, डिले रिले के नाम से, क्योंकि ये थोड़ा हीट पैदा हुई उसके अंदर थोड़ा टाइम लेता है मैग्नेटिक की तुलना में, इसीलिए इस रिले को डिले रिले कहा जाता है। ये जो होती है इसको यूज करते हैं 440 वोल्टेज मैक्सिमम और 64 एम्पियर्स तक की यूज होती है थ्री फेज के अंदर। इसके अंदर रेड कलर की रहेगी तो अपने कह देंगे इसको रेड रहेगी, ब्लू रहेगी, ब्लैक होगी, और रेड ब्लैक ब्लू और ग्रीन। रेड कलर की होगी तो ये आइसोलेटर होगा, नोब जो रहती है। ब्लू कलर की होगी तो मोटर्स के लिए यूज होगी, ब्लैक कलर की होगी तो डीसी परिपथ के लिए, और ग्रीन कलर की होगी तो लाइट लोड के लिए, घरेलू लाइट लोड के लिए। ओके, इसके अंदर और है अपने पास भी एक नोब की जो रहेगी, एक नोब कहीं या एक पोल की कहीं। एक पोल की बात करें, दो पोल होगा, तीन पोल होगा और चार पोल रहता है। एक पोल के अंदर देखें तो एक पोल के अंदर ये लाइट लोड के लिए रहता है, दो पोल के अंदर आइसोलेटर कहेंगे कि फेज और न्यूट्रल को एक साथ करेगा, तीन पोल का रहेगा तो थ्री फेज बैलेंस लोड के अंदर यूज होगा, और चार पोल की रहती है वो थ्री फेज अनबैलेंस लोड रहता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि थ्री फेज ईएलसीबी में कितने पोल होंगे, तो चार पोल रहेंगे। ओके, एमसीबी देख लिया, उसके बाद में देखेंगे ईएलसीबी। ईएलसीबी जो रहती है उदासीन धारा एंड लाइन धारा के सदिश योग के सिद्धांत पर कार्य करती है। ओके, ईएलसीबी के अंदर वोल्टेज ईएलसीबी भी आती है और करंट ईएलसीबी होता है, लेकिन करंट ईएलसीबी को अधिक प्रेफरेंस देते हैं, काफी सेंसिटिव मानी जाती है वोल्टेज की तुलना में। ओके, ईएलसीबी के कुछ मॉडिफाइड रूप हैं आरसीडी, रेजिड्यूल, रेजिड्यूल करंट डिवाइस, और आरसीसी भी रहता है, रेजिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर, ईएलसीबी हो गया। वीसीबी की बात करें तो ये मैक्सिमम 33 केवी तक यूज की जाती है। करंट चॉपिंग मेन इसके अंदर प्रॉब्लम रहती है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के अंदर। बात करें SF6, इनको डीपली से करेंगे कोई लेसन वाइज जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे उस टाइम। SF6 जो रहता है ये 36 केवी से लेकर 765 केवी तक यूज किया जाता है। 765 केवी तक यूज करेंगे। सल्फर हेक्साक्लोराइड जब इसको यूज करते हैं तो SF4 और SF2 के अंदर इसका विभाजन होता है। ये नॉन टॉक्सिक गैस रहती है, नॉन टॉक्सिक गैस रहती है। इसको रीयूज भी कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं, और इसके गंध के द्वारा इसको पहचाना नहीं जाता। ओके, और कौन सा सर्किट ब्रेकर है हमारे पास? चलो, अभी हमारे पास ऐसी सर्किट ब्रेकर डीसी सर्किट ब्रेकर से अधिक सस्ते होते हैं, चीपर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, इन इन एन एन टाइप अर्धचालक डोपिंग शुद्धता को कहा जाता है। इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर डोपिंग इम्प्योरिटी इज कैनावाइज। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकता रहती है, अधिकता के कारण इनको डोनर कहेंगे, और जो एक्सेप्टर कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर जो रहेंगे। पी टाइप बनाने के लिए अपने एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और बोरॉन मटेरियल्स, बोरॉन जो मेटल्स रहते हैं इनको मिलाया जाता है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड। ओके,
70 का रहेगा अपने पास बी, डोनर कहेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन, इंसुलेशन निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेकडाउन फॉर्म है इन इंसुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेकडाउन फॉर्म। तो ये थर्मल एंड इलेक्ट्रिकली ब्रेकडाउन रहता है, ओनली थर्मल नहीं रहता, ओनली इलेक्ट्रिकल नहीं रहता, और फ्रीक्वेंसी ब्रेकडाउन तो वैसे नहीं होता। तो अपने पास थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल दोनों ब्रेकडाउन रहते हैं इंसुलेशन के ऊपर ब्रेकडाउन फॉर्म की बात करें तो। 72 नंबर, ट्रू स्टेट की बाइनरी संख्या प्रणाली में दर्शाया जाता है। ट्रू स्टेट रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी नंबर सिस्टम। लॉजिकल 1 के द्वारा शो करते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 73, एक मिनट, 72 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर जो बाइनरी रहती है, बाइनरी की बेस संख्या रहती है, बेस वैल्यू रहती है 2, और डेसिमल के अंदर रहती है, डेसिमल जो अपने यूज करते हैं, डेसिमल के अंदर बेस वैल्यू रहती है 10, और ऑक्टल के अंदर रहती है बेस वैल्यू, ऑक्टल के अंदर बेस वैल्यू रहती है अपने पास 8, और हेक्साडेसिमल के अंदर हेक्सा, 1 सेकंड देख लेते हैं स्क्रीन पे शो हो रहा है कि नहीं। ओके, हेक्साडेसिमल के अंदर अपने पास वैल्यू, बेस वैल्यू रहती है 16। दो इसके अंदर 0 और 1 रहता है। बाइनरी के अंदर डेसिमल के अंदर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक रहता है। ओके, ऑक्टल के अंदर रहता है 0 1 2 3 4 5 6 और 7 तक। ठीक है, हेक्साडेसिमल के अंदर अपने पास 0 रहता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद 10 को कहेंगे ए, 10 को ए, 11 को कहेंगे बी, 12 को कहेंगे सी, 13 को कहेंगे डी, 14 को कहेंगे ई, और 15 को कहेंगे एफ। ओके, क्वेश्चन भी इसके ऊपर मैं देखता हूँ 1-2 दिन के अंदर लेके आऊंगा, तो करेंगे फिर इनको। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर, हेनरी विद्युत की इकाई है, हेनरी इज द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल। तो ये इंडक्टेंस की रहती है हेनरी, कैपेसिटेंस की रहती है फेराड, प्रतिरोध रहती है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की रहती है ओम, और कंडक्टेंस रहती है, कंडक्टेंस की यूनिट होती है महो। इम्पीडेंस की ओम होती है, इम्पीडेंस की ओम रहेगी, रिएक्टेंस की ओम रहेगी, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज रहती है, ओमेगा की रेडियन पर सेकंड रहती है, सस्पेक्ट एडमिटेंस की बात करें तो इसकी महो रहती है, सस्पेक्टेंस की बात करें तो इसकी यूनिट भी महो रहती है, इसका मतलब है महो। ओके, ट्रू पावर की बात करें, एक्चुअल पावर की बात करें, या वास्तविक शक्ति की बात करें तो इसकी यूनिट रहती है किलोवाट। रिएक्टिव पावर की VAR रहती है। आभासी शक्ति की बात करें तो इसका रहता है KVA, किलो वोल्ट एम्पियर। ओके, बाकी आपको पावर ट्रायंगल, इंपेडेंस ट्रायंगल, एडमिटेंस ट्रायंगल एक ही ट्रायंगल के अंदर करवाए हैं पिछले प्रीवियस, देखना आप लेक्चर ज्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 74, इलेक्ट्रिकल आयरन हीटर सोल्डरिंग के लिए किस प्रकार के केबल सर्वोत्तम है, विच टाइप ऑफ केबल इज बेस्ट फॉर इलेक्ट्रिकल आयरन हीटर एंड सोल्डरिंग। इसके लिए वल्कनाइज्ड इंडियन रबर यूज में लेते हैं, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड रहता है, CTS कैप्टर शीट, और लेड शीटड केबल। लेड शीटड केबल जहां पर केमिकल्स वर्क हो रहे हैं, हीटिंग वाला स्थान हो, उन स्थानों पर लेड शीटड केबल को यूज में लेते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल 1100 वोल्टेज तक यूज होती है, VIR केबल भी 1100 वोल्टेज तक यूज होती है। ओके, कैप्टर शीट जो आते हैं ये 660 और ये लेड शीटड, इनकी सेम रेटिंग रहती है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें,
भारतीय मानक के अनुसार वितरण ट्रांसफार्मर रहते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की ये रहते हैं 1100 केवी। जापान में 400 वोल्टेज के ट्रांसफार्मर रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर किस रेंज के अंदर आते हैं? 0 से लेकर 500 केवी की रेटिंग के जो ट्रांसफार्मर होंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अगर एग्जाम में आ जाए भी 500 केवी का जो ट्रांसफार्मर होगा वो किस रेटिंग का है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आएगा। और पावर ट्रांसफार्मर रेटिंग लेते हैं 500 केवी से ज्यादा। ओके, तो ये पावर कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं। अपने यूपीएमआरसी का 17 अप्रैल 2021 का जो एग्जाम था उसके क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन कर दिया है। देखना वीडियो से, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, उसका आपको सोल्यूशन देंगे अलग से। ओके दोस्तों, वीडियो को साथ में लाइक कीजिए या शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।